वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आरएस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से, पूरी आरएस सर टीम की तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और ये अपना बर्थडे है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बर्थडे है, अपने संविधान का बर्थडे भी इसको बोला जाता है। तो फटाफट से आज एक नई शुरुआत और नया चैप्टर आपके सामने है, एरिया बाउंडेड। इस टॉपिक की हम शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन ये सेशन आप लोगों के लिए। और इसमें भी कॉन्सेप्ट सर दिल दिमाग तक उतरेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो सर ये आपके पास क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 आपके पास होगी, ये दंगल बेस की क्लास है। और दंगल बेस के अंदर अभी तक ज़्यादा क्लासें नहीं हुई हैं, है ना, कुछ ही क्लासें हुई है। 8वें नंबर की ये क्लास आपकी है, एरिया बाउंडेड की पहली क्लास है। टोटल 2 क्लास के अंदर मैं इसको फिनिश कर दूंगा। कॉन्सेप्ट दमदार होंगे, बस इसके ये ध्यान रखो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आरएस सर का क्लास आता है सुबह 8 बजे। ये वाली क्लास आप ज्वाइन करिएगा। फिजिक्स की प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हो, फिजिक्स की प्रैक्टिस के लिए ये वाली जो क्लास है जो 8 बजे आती है, ये स्पेशल क्लास है। और स्पेशल क्लास आपका जो होता है सर वो फ्री क्लास होता है। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये रहेंगे आपके पास। लेकिन अगर आप ये कोड अप्लाई करते हो तो इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ में आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारी टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आरएस सर, जहाँ पर हर क्लास का, कॉन्सेप्ट क्लास का पीडीएफ आपको सेंड कर दिया जाता है। और कोई अपडेट, जो नोटिफिकेशन आपको देना हो, कोई अपडेट देना हो, तो वो यहाँ पर आपको बता दिया जाता है टीम स्पेस आरएस पर। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश के लिए। और बिल्कुल जी जान से आप लोगों के लिए, आपके मेहनत, आपके सपनों को हकीकत में बदलने का एक प्रयास इस टीम के द्वारा दिन रात जारी है। ठीक है ना, तन मन धन से ये टीम आपकी सेवा के अंदर लगी हुई है। अगर आप अप्रिशिएट करना चाहो तो बिल्कुल ये वाली टीम, ये मान के चलिएगा, सुबह से लेकर शाम तक आपकी सेवा में लगी हुई रहती है और निस्वार्थ भाव से सेवा देखने को आपको मिल रही होगी। देख लीजिएगा हमारी टोटल क्लासेस का टाइमिंग जो है सर वो है सुबह 7 बजे। उसके बाद में 9 AM पर क्लास आती है मैथ्स की दंगल बैच की। 10:10 पर होता है फिजिक्स का क्लास। उसके बाद में 11 बजे सर आपका जो क्लास होता है वो मैथ्स का दूसरा बैच, वो पहले से चलता आ रहा है। लेकिन कोई बच्चा इस वाली क्लास दोनों को अगर आप अटेंड करना चाहो, दोनों को अटेंड कर सकते हो। सिलेबस अगर आप जल्दी कंप्लीट करना चाहते हो तो ठीक है। चलो जी, एक आपकी जो क्लास है 2:30 PM पे जो क्लास आती है मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन है। और इस क्लास के अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं उसका प्रैक्टिस सेशन होता है। कई बार यहाँ पे आरएस अग्रवाल भी सोल्व करवाई जाती है, कई बार मैथ्स का मैराथन भी आपका लगता है। ठीक है, चलो जी, और ध्यान रख लीजिएगा इंग्लिश का महासंग्राम, इंग्लिश का जो आपका प्रैक्टिस सेशन है 3:30 पे है। आज 4 बजे नहीं है, 3:30 पर आपका इंग्लिश का सेशन स्टार्ट होता है, तो आप जरूर से ज्वाइन करें। देख लीजिएगा इंग्लिश का महासंग्राम, ये 3 दिन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यहाँ पर क्या होते हैं गुरुजी? अरे सर इसके अंदर होता है आपका PYQs, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व करवाए जाते हैं, हर टॉपिकों से रिलेटेड, हर टॉपिकों के अंदर से। ठीक है, अब जो भी बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर देगा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरे सारे सोल्जर्स इस चीज़ को ध्यान से समझें, क्योंकि वो जो मतलब एक सॉन्ग ही है जिसको अपन सुनकर मतलब ऐसा खून के अंदर उबाल पैदा हो जाता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सबको दिखा देंगे, हाँ, वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, क्या हमारे दिल में है और क्या हमारे दिल में है। ठीक है, आ जाओ भाई फटाफट से पूरे जोश के साथ में। आज तो एक नया जोश होना चाहिए। अगर अपने आप को सोल्जर समझते हो तो एक नया जोश मन के अंदर होना चाहिए, है ना, एक मन के अंदर नया जोश आपका होना चाहिए। फटाफट से आ जाओ सर, फटाफट से आ जाए सारे के सारे बच्चे। उसके बाद में स्टार्ट करेंगे आज का ये सेशन। और अगर आपको लगता है कि यार ये टीम आपके लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, मेहनत पे मेहनत हो रही है,
तो प्लीज़ क्लास को आप शेयर ज़रूर करें, क्लास को शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है, क्योंकि जितनी आप क्लास को शेयर करोगे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। चलो बच्चा फटाफट से आ जाओ, फटाफट से सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट कर दिया जाए आज का सेशन आप लोगों के लिए है। हाँ चलो जी आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ। कुछ एक दो देशभक्ति शायरी आप लोगों के लिए और मैं सुना देता हूँ, ठीक है। मैं भारतवर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान करता हूँ, तिरंगा हो कफन मेरा बस यही अरमान करता हूँ, ठीक है। फटाफट से आ जाओ भाई, पूरी देशभक्ति से ओतप्रोत है। चलो जी स्टार्ट करूंगा मैं आज का सेशन आप लोगों के लिए, और वो जो टॉपिक होगा सर वो टॉपिक होगा आपका एरिया बाउंडेड। क्या होगा? एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड। अगर बच्चा आपको दिल से लगता हो कि टीम अगर मेहनत कर रही है, 1% भी अगर आपके दिल से आवाज़ आ जाए, 1% भी अगर आपका दिल कहता हो कि ये टीम यार निस्वार्थ भाव से, न संडे होता है, न शाम होती है, न रात होती है, केवल आपकी सेवा में लगी हुई रहती है, तो सर हम इसका एप्रिसिएशन कैसे करें जब आपको ये बोल दिया जाए कि आपको क्लास को लाइक और शेयर करना है। तो यार इसके अंदर तो कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा जब डीमोटिवेट होता है, जब मेरे से कई बार बच्चा बात करता है, तो मैं ये सोचकर उस बच्चे को सब कुछ बता देता हूँ कि इस बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ी चीज़ है, कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। जब हम पूरी तरीके से यहाँ पे मेहनत करते हैं और क्लास में जब बच्चे कम होते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। ये जायज़, ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो यार ये हमारे लिए कॉन्फिडेंस, जितना कॉन्फिडेंस होगा उतना मज़ा आता है। तो क्लास को अगर आपको लगे कि यार शेयर करना चाहिए तो बिल्कुल आप क्लास को शेयर करिए। फटाफट से कुछ सेकंड लगते हैं, क्लास को आप शेयर करें, है ना, क्लास को शेयर कर दें सब लोगों के साथ में। चलो जी हम बात करेंगे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी बोला जाता है, समाकलन का अनुप्रयोग भी बोला जाता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व्स भी इसको बोला जाता है। अब बेटा कमेंट नहीं करने हैं, केवल और केवल यहाँ पर आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। तो सर इसके अंदर क्या चीज़ होगी? बेटा एरिया बाउंडेड सीखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है आपके पास ग्राफ। ये नॉर्मल से ग्राफ आपको आने चाहिए। क्या? नॉर्मल से ग्राफ आपको आने चाहिए। अगर आपको ग्राफ नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप सर्च करिएगा ग्राफ बाय मुकेश सर, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, और वहाँ पर ग्राफ मेरे अलावा किसी ने पढ़ाया ही नहीं है तो वहाँ मेरी ही क्लास आपको मिलेगी। अदरवाइज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डलवा दूंगा, तो वहाँ से आप ग्राफ का जो वीडियो है अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है वो देख लेना। तो सर यहाँ पर हम जो काम करते हैं एरिया बाउंडेड जो इंटीग्रेशन से करते हैं उसमें क्या होता है, दो टाइप की शेप आपके पास होती है। मान लो कि सर एक शेप आपके पास कुछ ऐसी ऐसी है, ये शेप आपके पास क्या है, ऐसी ऐसी है। y के बराबर आपको क्या लिखा हुआ है, fx लिखा हुआ है, और आपको दे दिया कि एक आपको लिमिट दे दी कि ये वाली जो लाइन है सर वो है आपके पास x बराबर a, और एक लाइन आपको दे दी x बराबर b दे दिया, और आपको दे दिया इस कर्व के नीचे का और x के बीच का आपको एरिया काउंट करना है। इस कर्व के नीचे का और x के बीच का आपको एरिया काउंट करना है, ये वाला एरिया आपको काउंट करना है। ये मेरा मुद्दा है कि ये वाला एरिया मुझे काउंट करना है। बेटा सबसे पहले एरिया काउंट करने के लिए मैं एक लॉजिक आपको बताऊंगा। वो लॉजिक ये है कि आपको देखना है कि एरिया किसके साथ में लगा हुआ है, एरिया किसके साथ अटैचमेंट में है, एरिया किसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो सर आप देखोगे कि सर ये जो एरिया आपका है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, एक्स एक्स के साथ में। जिस भी एक्स के साथ में एरिया जुड़ा हुआ होता है वहां पर एक छोटी सी हम स्लिट ले लेते हैं। क्या? स्लिट ले लेते हैं, एक छोटा सा काट क्षेत्रफल। अगर ये स्लिट एक्स एक्स पे लेते हैं तो इसको नाम से बोला जाता है dx। अब आप देखो कि सर ये स्लिट कहाँ से स्टार्ट हुई, जहाँ से एरिया स्टार्ट होता है वहाँ से ये स्लिट स्टार्ट होती है। ये स्लिट स्टार्ट होगी यहाँ से, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है a,0। ये लाइन x बराबर a है तो ये पॉइंट a,0, ये लाइन x बराबर b है तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, b,0 होगा। तो आप देखो कि a से लेकर b तक ये वाली स्लाइड से जो स्लिट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, x अक्ष के ऊपर आपका एरिया है। तो ऐसे केस में सर इसका जो आप एरिया काउंट करोगे, इस कर्व का जो एरिया, इस कर्व के नीचे का एरिया जो काउंट करोगे वो एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ से स्टार्ट होता है इसको लोअर लिमिट मान लेते हैं, जहाँ पे एंड होता है उसको अपर लिमिट मान लेते हैं। तो सर एरिया स्टार्ट हो रहा है ए से तो ए को मान लिया लोअर लिमिट, और बी पे एंड हो रहा है तो बी को क्या मान लिया, अपर लिमिट। अब यहाँ पे जो अपन स्लिट लेते हैं, अगर स्लिट आपने एक्स अक्ष पे ली है तो वैल्यू रखोगे वाई,
स्लिट अगर आपने एक्स अक्ष पे ली है तो वैल्यू आप जो रखोगे वो वाई की वैल्यू रखोगे, तो ये आपके पास डायरेक्ट इसका एरिया काउंट हो जाएगा। एरिया जो आपको काउंट करना पड़ेगा वो इस तरीके से करना पड़ेगा। एरिया होगा ए से लेकर बी तक वाई डी एक्स, और वाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी। ये जो कर्व है इस कर्व से वाई की वैल्यू अपन पुट कर देंगे एफ एक्स, तो इसका एरिया इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए से लेकर बी एफ एक्स इंटू डी एक्स इसका एरिया लिखा जा सकता है। ये आपके पास इस कर्व का और एक्स एक्स के बीच का एरिया आपके पास काउंट हो जाता है। फिर से ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ चीज़ें जो बता रहा हूँ, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो एरिया आपके पास आ रहा है वह कौन सी एक्सिस से अटैच है, कौन सी एक्सिस से अटैच है। अगर आपके पास ये एरिया एक्स अक्ष से अटैच है तो स्लिट जो आप लोगे एक्स अक्ष पे उसका नाम होगा डी एक्स। अगर आप स्लिट लेते हो एक्स अक्ष पर तो वैल्यू रखनी पड़ेगी आपको वाई की, किसकी, वाई की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो वाई की वैल्यू यहाँ से रख दी मैंने, वाई की वैल्यू क्या रख दी, वाई रख दिया एक बार, तो वाई की वैल्यू क्या रख दी, एफ एक्स। जहां से एरिया स्टार्ट होता है वो होती है लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की, लोअर लिमिट क्या है ए, और अपर लिमिट क्या है जहां पे एरिया एंड हो जाता है। कई बार तो सर आपको ये जो एरिया होगा वो एक्स एक्स से अटैच किया हुआ होगा, और कई बार सर जो आपके पास ये जो एरिया होगा वो वाई एक्सिस से अटैच होगा। मान लो कि कई बार आपको ऐसी शेप दे दी जाएगी, ऐसी शेप है, और आपको दे दिया कि एक जो लाइन आपके पास है ये वाली लाइन है y बराबर a, और एक लाइन सर आपको दे दी y बराबर b, ऐसा आपको दे दिया, ठीक है, y बराबर a और y बराबर b। तो सर ये जो पॉइंट आपके पास है ये वाला पॉइंट होगा 0,a, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा 0,b होगा। आपको दे दिया इस कर्व के नीचे का और वाई एक्स के बीच का आप एरिया काउंट करो, इस कर्व के नीचे का और वाई एक्स के बीच का आपको एरिया काउंट करना है। बेटा जब भी आपको एरिया काउंट करना है तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि एरिया किसके साथ में लगा हुआ है, एरिया किसके साथ में लगा हुआ है। तो आप देखोगे कि ये जो एरिया है सर वो तो लगा हुआ है आपका वाई एक्सिस के साथ में। जब एरिया वाई एक्सिस के साथ में लगा हुआ हो तो स्लिट जो लेनी है वो वाई एक्सिस के ऊपर लेनी है। अगर स्लिट आपने वाई एक्स के ऊपर ली है, स्लिट अगर आपने वाई एक्स पे ली है तो वैल्यू रखोगे आप किसकी, एक्स की, किसकी, एक्स की, एक्स इंटू क्या होगा, डी वाई होगा। और ये जो स्लिट है वो कहाँ से स्टार्ट है, ए से, और जा कहाँ पे रही है, बी पे। तो ए से लेकर बी तक आपको इसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन x की वैल्यू पुट कर देंगे, और x की वैल्यू कहाँ से, मान लो कि x के बराबर कोई कर्व आपको दिया हुआ होगा, x के बराबर क्या है, एफ वाई, तो x के बराबर अपन यहाँ पे रख देंगे एफ वाई। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या कि एफ वाई इंटू डी वाई, और a से लेकर b तक ये आपके पास इस कर्व के नीचे का एरिया आ जाएगा। क्या, इस कर्व के नीचे का एरिया। बात समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई, इतनी है ना। हाँ भाई, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा, अभी कुछ एग्जांपल कराऊंगा, कुछ ऐसे लॉजिक आपको बताऊंगा जिससे बिना इंटीग्रेशन के भी अपन एरिया काउंट कर सके। अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर एरिया के तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो उनसे एरिया क्यों काउंट नहीं किया हमने, उससे क्यों एरिया हमने काउंट नहीं किया। बेटा उससे भी आप कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, जहां जो लॉजिक सेट हो जाए वही लॉजिक हम अप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, पूरा कॉन्सेप्ट। बस क्वेश्चन करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा, वो कैसे, एक छोटे से नमूने से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, वो देखिएगा। एक छोटा सा नमूना आपके सामने पेश करता हूँ। बच्चा आपके पास ऐसा लिखा हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और x बराबर a, x बराबर a, और x x से घिरा हुआ, x बराबर a से बाउंडेड रीजन का एरिया आपको बताना है क्या होगा, बाउंडेड रीजन का एरिया आपको बताना है क्या होगा। तो ध्यान से समझना इसको। वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x बराबर a से बाउंडेड रीजन आपके पास क्या होगा। सबसे पहले तो आपको बनाना है डायग्राम इसका, और डायग्राम जो बनेगा सर वाई स्क्वायर बराबर 4ax, मैंने पैराबोला के केस में आपको पढ़ाया था कि एक साइड तो सिंगल पावर और एक साइड जब डबल पावर आती है तो वो ग्राफ बनता है पैराबोला का, परवलय का। तो सर ये पैराबोला कम पावर की तरफ ओपन होता है, x की पावर कम है तो ये x अक्ष की साइड ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा। ये आपके पास ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा, ठीक है। आपको दे रखा है x बराबर a, और x बराबर a होता है y एक्सिस के पैरेलल लाइन, और y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो आपके पास होगी वो ऐसी होगी। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है सर a,0, ये वाली बात है, ये वाला पॉइंट है 0,0। अब आपको जो एरिया काउंट करना है, आपको इन दोनों से बाउंडेड रीजन आपको काउंट करना है, इन दोनों से बंधा हुआ जो एरिया है वो आपको काउंट करना है, ये वाला पूरा एरिया। कब तो आधा कैलकुलेट करते हैं, कब टोटल कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप इस केस के अंदर जो आप एरिया काउंट करने जाओगे,
ये ऊपर जो एरिया है, नीचे जो एरिया आपके पास है वो सिमेट्रिक एरिया है, दोनों बराबर एरिया है। तो आप चाहे तो ऊपर वाला काउंट कर लें, आप ऊपर वाला काउंट करके 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का एरिया आ जाएगा, पूरा बाउंडेड रीजन आपके पास आ जाएगा। एक का ही काउंट करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आपके पास काउंट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये जो एरिया है आपको दिख रहा होगा कि ये एरिया एक्स एक्स से अटैच है गुरुजी। एक्स एक्स से अगर अटैच है तो अपन स्लिट जो लेंगे वो एक्स एक्स के ऊपर ले लेंगे। और ये स्लिट गुरुजी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये स्लिट स्टार्ट हो रही है गुरुजी 0 से। कहाँ? 0 से। 0 से लेकर कहाँ तक जा रही है सर? ए तक। 0 से लेकर ए तक की हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। स्लिट ली है एक्स की, स्लिट ली है एक्स की, तो वैल्यू पुट करी जाएगी कर्व से वाई की वैल्यू। ठीक है, कर्व से वाई की वैल्यू हम रखेंगे, स्लिट अपन ने एक्स एक्स पे ली है। तो सर ये जो कर्व आपको दे रखा है, कर्व की इक्वेशन दे रखी है, इस कर्व की इक्वेशन से वाई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो। तो सर y की वैल्यू अगर आप काउंट करने जाओगे तो वो क्या होगा? 2√a इंटू √x आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे रखो और इंटीग्रेशन कर दो। तो इसका मतलब 2√a ये तो आपका बाहर आ जाएगा, केवल √x इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर a तक। ये बच्चा जो एरिया आपके पास आएगा वो एक साइड का ही आएगा, ध्यान रखना एक साइड का ही आएगा। अगर आपको करना हो दोनों साइड का तो आप डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो डायरेक्ट में पूरा एरिया काउंट करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए दे रहा हूँ यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक साइड का ही एरिया था, इतना इतना। तो चलो जी, तो सर यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा? 2 इंटू 2 तो आपके पास क्या हो गया? 4√a। और इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो √x का इंटीग्रेशन होगा x√x, और नीचे जो आपके पास आएगा 3/2 पलट के मल्टीप्लाई होगा 2/3। यहाँ पर आपको लिमिट अप्लाई करनी है 0 से लेकर a। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सर ये आपके पास आ जाएगा 8/3। यहाँ पे रखोगे √a, इस √a से मल्टीप्लाई होके a और एक a। तो इसका मतलब जो आंसर जो आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8/3a² आ जाएगा। क्या आया? 8/3a²। और बेटा याद कर लेना, ये सुपर डुपर क्वेश्चन बनता है, लेकिन सर इसकी लैंग्वेज जो है ना, इसकी जो लैंग्वेज है वो चेंज आके इस क्वेश्चन को चेंज कर सकती है। कंफ्यूज मत हो ना, फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, कब तो 2 साइड का काउंट करना है, कब एक साइड का भी बताऊंगा मैं लॉजिक, ध्यान से सुनिएगा। ये आपके पास कर्व है, इस कर्व के अंदर देखो आपको डायरेक्ट दे दिया y² = 4ax और x = a। तो ऐसे केस में आपके पास ये जो टोटल एरिया आया दोनों साइड का वो कितना आया? 8/3a²। इसको अलग लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ बेटा, जब आपके पास y² = 4ax होता है, क्या y² = 4ax होता है, ये पैराबोला होता है। तो सर पैराबोला इधर ओपन होता है और इसकी जो नाभि होती है वो a,0 होती है, और ये क्या होता है? नाभिलंब। क्या होता है? नाभिलंब होता है। क्या होता है? नाभिलंब। तो नाभिलंब ये a,0 से गुजर रहा है, तो इसका जो एरिया है, ये जो एरिया आपने काउंट किया, इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है नाभिलंब परवलय, और इसके नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल, नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल, ऐसा भी इसको बोला जा सकता है। परवलय और इसके नाभिलंब से घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना होता है? 8/3a²। 8/3a²। ये डायरेक्ट आपका लॉजिक बन गया। कल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, ट्रिक क्या होती है। अब जैसे मान लो बच्चा ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गया, अब यहाँ पर a की वैल्यू अगर चेंज कर दी जाए तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मतलब इतना चेंजेस तो आ ही सकता है। कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठ गया तो आराम से आप कर दोगे। जैसे मैं आपको करूं, इसी क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करूंगा, और बच्चे देखना मतलब आंसर सेम सही देते हैं। गलती तो आप यही करते हो ना, हड़बड़ाहट में सीखने की कोशिश करते हो, डिफरेंस पैदा नहीं करते हो अपनी एजुकेशन के अंदर। y² = 4ax लिखा हुआ है, x = a लिखा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन के ऊपर मैं थोड़ा सा डिफरेंस पैदा करता हूँ उस क्वेश्चन में, और वो है सर ऐसा। मैंने अभी जो क्वेश्चन आपको करवाया, y² = 4ax और x = a। एक तो आपके पास इनसे बाउंडेड रीजन का एरिया आपको काउंट करना है। एक क्वेश्चन तो मेरा ये है, और दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा वो ऐसा है, दूसरा मेरा जो क्वेश्चन है वो ऐसा है, y² = 4ax, x बराबर मैंने दे दिया a, और मैंने दे दिया यहाँ पर x एक्सिस मैंने और लिख दिया। अब दोनों के सर एरिया के अंदर क्या फ़र्क है? यहाँ पर x एक्सिस मैंने एक्स्ट्रा और लिख दिया, और उनसे बाउंडेड रीजन का आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो वो एरिया क्या होगा, ध्यान से देखना कि सर आपने ये जो बताया y² = 4ax और x = a,
से बाउंडेड रीजन जो आपके पास होगा वो तो आपने ये बताया कि दोनों साइड का एरिया होता है, बिल्कुल होता है, ये दोनों साइड का एरिया होता है। लेकिन गुरुजी इसके अंदर बात एक एक्स्ट्रा आ गई, वो क्या है, एक्स एक्सिस। जब भी आपके पास कोई एक्स अगर बीच में आ जाती हो, जब भी कोई एक्स अगर आपके पास बीच में आ जाती हो, तो जो आप एरिया काउंट करोगे वो सिंगल साइड का एरिया ही काउंट करोगे। ध्यान रखना, जो आपके पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एक्स अगर बीच में आ गई, आप देखो कि ये जो एरिया था, ये वाला पूरा एरिया वो इस एक्सिस के लिए सिमेट्रिक है, जितना ऊपर उतना ही नीचे है। अगर बीच में आपने इसको भी इंक्लूड कर दिया, बीच में आपने इस एक्सिस को भी अगर इंक्लूड कर दिया, तब आपके पास जो एरिया होगा वो एक साइड का ही काउंट आपको करना पड़ेगा। तो ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। ये जो लिखा हुआ है ना सर, एक्स एक्सिस लिखा हुआ है ना, अब इसका जरूर फर्क पड़ जाता है, तो ध्यान रखना। इसी क्वेश्चन का सिमिलर वे में आपको बताता हूं। वाई स्क्वायर बराबर 4ax आ गया आपके पास, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x बराबर a और y बराबर 0। बात एक ही, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, x बराबर a, इतनी चीज तो कॉमन है। वहां पे x एक्सिस लिखा हुआ था, तो x एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर 0। बात एक ही है, जब y बराबर 0 आ जाए तो भी एक साइड का ही एरिया आपको काउंट करना पड़ेगा। उम्मीद है इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। बताओ, तो सर इसका एरिया मैंने आपको बता दिया। इसका एरिया आपके पास क्या था, 8/3a स्क्वायर, क्या 8/3a स्क्वायर। इसका आधा हो जाएगा और आधा होके इसका जो एरिया आपके पास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4/3a स्क्वायर आ जाएगा। क्या 4/3a स्क्वायर आपके पास इसका एरिया आ जाएगा। अगर कोई x बीच में दे दी जाए, फंसा दी जाए, तो एरिया 4/3a स्क्वायर होगा। ठीक है, हाँ ध्यान रख लेना, एक्सिस को बीच में फंसा देते हैं तब आपके पास एरिया आधा हो जाता है। चलो बच्चा, तो कुछ लॉजिक मैं आपको बताता हूं। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया क्वेश्चन को करने का, लेकिन मैं कुछ लॉजिक आपको बताऊंगा जिससे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो काफी सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएंगे क्वेश्चंस, और ये मान के चलो कि उनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक तो मैंने आपको यही बता दिया, कुछ जो आपको एरिया है वो समझने पड़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चाहो तो इंटीग्रेशन से, चाहो तो बिना इंटीग्रेशन के आप क्वेश्चन को कर सकते हो। चलो बच्चा, पहला लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। पहला लॉजिक आपके पास ऐसा है कि एक तो साइन एक्स के बारे में हम सीखते हैं। कल मैंने आपको बताया था, एक तो इंटीग्रेशन बताया था कि एरिया बताया था, साइन एक्स का एरिया। तो साइन एक्स की एरिया के बारे में मैंने कहा था कि अगर मान लो कि कोई कर्व अगर आपके पास ऐसा बनता हो, साइन एक्स का जो कर्व आपके पास बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। तो ये वाला पॉइंट आपका 0 होता है, ये वाला पॉइंट π/2 होता है, ये वाला पॉइंट आपका पाई होता है, ये वाला पॉइंट 3π/2 होता है, ये वाला पॉइंट आपके पास 2π होता है। 0 से लेकर π/2 तक अगर हम चलते हैं, चाहे तो साइन में चलो चाहे कोस में चलो, इसका जो एरिया होता है 1, इसका भी एरिया क्या होता है 1। बेटा मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एरिया की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन की बात है ना। सुनो कि ये वाला जो एरिया होगा 0 से लेकर π/2 एक लोबी का है ना, तो उसका ये एरिया 1 और ये वाला एरिया आपका 1। तो इसका मतलब अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा पूछ लूं, y बराबर तो आपके पास क्या है, y बराबर तो है आपका साइन x, और x बराबर 0 से x बराबर 2π तक का एरिया। तो एरिया अगर आपको बताना है, तो इस एरिया में आपका आंसर क्या आएगा। दूसरी बात, अगर मैं ऐसा लिख दूं सर 0 से लेकर 2π साइन x का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो दोनों के अंदर आपको फर्क समझ में आना चाहिए। दोनों में क्या फर्क है, दोनों के अंदर फर्क क्या है, बच्चे बता देंगे। कुछ बच्चों को पता है कि दोनों में क्या फर्क है। बच्चा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जो साइन आता है वो ही साइन लिखते हैं, लेकिन जब भी हम एरिया काउंट करते हैं तो जो एरिया एक्स एक्स के ऊपर होता है वो एरिया आपका पॉजिटिव होता है, जो नीचे आता है उसका आंसर नेगेटिव आता है। लेकिन सर एरिया कभी नेगेटिव होता है क्या, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इसका मतलब एरिया के अंदर तो आप जितने लोबी आ रही है उसको पॉजिटिव मान के जोड़ दो, और लेकिन जब इंटीग्रेशन करना है तो नीचे वाले को नेगेटिव मान के ही आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मान लो ये इंटीग्रेशन होता ना, तो इंटीग्रेशन के केस में जो पूरी लोबी ये बनती 0 से 2π तक की, तब ये वाला एरिया 1, ये वाला एरिया 1, ये वाला एरिया -1, ये वाला -1 माना जाता। 0 से लेकर 2π तक का जो इंटीग्रेशन होता 1 और 1 2 और -2 0 हो जाता। लेकिन जब आप एरिया काउंट करोगे तो नीचे वालों को पॉजिटिव लेकर आपको ऐड करना है, और वो जो एरिया आपके पास आएगा सर वो कितना आएगा एरिया, वो एरिया आएगा आपके पास। समझ में आया क्या, फर्क पता चला दोनों में क्या फर्क है।
कल बच्चे काफ़ी जब मैं पढ़ा रहा था तब बच्चे बोल रहे थे सर ये एरिया है, नेगेटिव क्यों लिया, पॉजिटिव क्यों लिया। और उम्मीद है ये वाली चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, यस नो यस नो यस नो, फटाफट से बताओ। ये वाली चीज़ क्लियर हुई क्या? इंटीग्रेशन में क्या फ़र्क है, एरिया में क्या फ़र्क है, बताओ फटाफट से, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एरिया में और इंटीग्रेशन के अंदर फ़र्क पता चला कि नहीं चला? यस नो, क्लियर और नॉट, फटाफट से बताओ। क्लियर 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 क्लियर, फटाफट बताओ मुझे, क्लियर है क्या? हाँ चलो बहुत बढ़िया बेटा। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो जो पॉजिटिव आता है पॉजिटिव, नेगेटिव आता है तो नेगेटिव। तो अपने को पता है सर ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव सबको ऐड करोगे 0 आ जाएगा, 0 से पाई बाई 0 से 2 पाई तक। लेकिन एरिया के अंदर सर नीचे वाला नेगेटिव होता है, लेकिन उसको पॉजिटिव मान के काम में लेते हैं। पॉजिटिव लेंगे तो आपके पास ये क्या हो जाता है, प्लस का। ठीक है चलो, अब इसके अंदर मैं कुछ लॉजिक आपको याद करवा रहा हूं बेटा। मैंने आपको याद करवा दिया साइन एक्स का, है ना, साइन एक्स वाला लॉजिक याद करवा दिया। 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक साइन का अगर आपको एरिया निकालना है, साइन का जो एरिया आपको निकालना है वो कितना हो जाएगा 1। वैसे आप डायग्राम से याद करो तो फायदा रहेगा। डायग्राम से मैंने आपको याद करवा दिया कि एक लूप जो आपका होता है उस ऊपर वाले का एरिया 1, इसका आपका 1 और इसका 1, तो 0 से लेकर 2 पाई तक का जो एरिया होता है वो 4 होता है। सेम एज इट इज ये कोस के अंदर भी होता है। y बराबर अगर आपको कोस x दे रखा है, y बराबर कोस x और x बराबर 0 से लेकर x बराबर 2 पाई तक का अगर आपको एरिया दे दिया, तो सर कोस का जो आपका कर्व स्टार्ट होता है, कोस का जो कर्व स्टार्ट होता है वो कोस का कर्व ऐसा होता है, ये 0 होता है, ये वाला पॉइंट आपका पाई बाई 2 होता है, ये वाला पॉइंट पाई होता है, ये वाला पॉइंट 3 पाई बाई 2 होता है और ये वाला पॉइंट आपका 2 पाई होता है। जरा देख लो कि सर ये ऊपर वाला प्लस का 1 होगा, ये भी 1 होगा, लेकिन सर ये एरिया की बात कर रहा हूं मैं, एरिया की, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो इसका भी जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। अब जितने लूप आपके पास बने उतने काउंट कर लेना। 0 से पाई तक अगर पूछा है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 से 3 पाई बाई 2 तक अगर पूछा है, 0 से पाई तक पूछा है तो 1 और 1 कितना, 2। अगर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 पूछा है तो 1 और 1 कितना, 2। अगर पाई बाई 2 से 2 पाई पूछा है तो 1 1 और 1 कितना, 3। उम्मीद है समझ में आना चाहिए, है ना? हाँ जी, आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर? हाँ ठीक है। हाँ, साइन एक्स और कोस एक्स के बारे में मैंने बात आपको बता दी है। चलो जी, दूसरी चीज, दूसरी सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सर्किल का क्वेश्चन, सर्किल से बाउंडेड जो रीजन आपके पास होता है वो आपको पता है बच्चा। अगर आपको इक्वेशन ऐसा दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर अगर आर स्क्वायर दे रखा है, तो सर्किल का जो एरिया आपके पास होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मान लो कि मूल बिंदु से गुजरने वाला सर्किल आपके पास, मूल बिंदु जिसका केंद्र हो वो सर्किल ऐसा, और इसका जो एरिया हम काउंट करेंगे वो एरिया ये टोटल एरिया होगा और वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें आपके पास आ जाती है और वो आता है आपके पास सेक्टर का एरिया। क्या, सेक्टर का। और सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्य खंड। क्या, त्रिज्य खंड। ये आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ लिया होगा त्रिज्य खंड क्या होता है। मान लो कि बेटा सर्किल अगर आपके पास ऐसा है, सर्किल अगर आपके पास ऐसा है और इसके अंदर आपके पास यहाँ पे एंगल थीटा, तो आपके पास ये जो पूरा होता है इसको क्या बोला जाता है, माइनर सेक्टर बोला जाता है। और इस माइनर सेक्टर का जो एरिया आपके पास होता है वो होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर ये होता है आपके पास माइनर सेक्टर का एरिया। माइनर सेक्टर का एरिया थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ ध्यान रख लीजिएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। कई बार आपको एंगल दिया जाएगा यहाँ पे, है ना, उससे अपन एरिया इस तरीके से काउंट कर लेंगे। अगली बात पे चलता हूँ। अगला जो सर आपके पास है वो है आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर आपके पास 1। और सर ये जो होता है आपका क्या होता है, इलिप्स होता है। क्या होता है, इलिप्स। इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त होता है। और इस दीर्घवृत्त का जो एरिया हम काउंट करेंगे, इस दीर्घवृत्त का एरिया, ये दीर्घवृत्त बनता है सर आपके पास ऐसा, ये दीर्घवृत्त आपके पास बनता है ऐसा। ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट a,0, ये वाला जो पॉइंट होता है क्या होता है, 0,b होता है। और इस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a है और ये वाली डिस्टेंस अगर b है, तो इसका जो एरिया आपके पास होगा, दीर्घवृत्त का जो एरिया आपके पास होगा वो आएगा सर आपका पाई ए बी आएगा। क्या आएगा, पाई ए बी। पाई ए बी आपके पास इसका एरिया होता है दीर्घवृत्त का। अब बात यह है कि आपको कौन सी चीज का, पूरे का एरिया बता रहा हूं मैं, तो ये पूरे का एरिया है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो बना हुआ है,
पहले चतुर्थांश में जो बना हुआ है उसका एरिया बताओ, तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट का पूछ लें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मतलब एक हिस्सा ही आएगा, इन चारों में से ये एक हिस्सा ही आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो 4 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास क्या हो जाएगा, पाई ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इलिप्स का एरिया हो गया। चलो बच्चा आगे चलते हैं, और आपके पास मैंने अभी आपको बताया पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। पैराबोला एक तो परवलय है आपके पास, एंड इट्स लेटस रेक्टम, एंड इट्स लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का मतलब है सर नाभिलम, परवलय और इसके नाभिलम से गिरा हुआ क्षेत्रफल। अब वो नाभिलम आपको समझना, नाभि से गुजरने वाली रेखा होनी चाहिए, है ना, कि सर ये तो आपका क्या है, पैराबोला है ना, ये तो पैराबोला है, और इस पैराबोला के अंदर ये नाभिलम है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है ये वाला। इस पैराबोला की इक्वेशन है y² बराबर 4ax, और नाभिलम का मतलब x बराबर a लिखा हुआ जाएगा। तो इस नाभिलम से गिरा हुआ जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा, 8/3a² होगा। क्या होगा, 8/3a²। परवलय और इसके नाभिलम से गिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 8/3a² आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 8/3a² आपके पास परवलय और इसके नाभिलम से गिरा हुआ क्षेत्रफल। मैंने नाभिलम को बता दिया है, नाभिलम x बराबर a भी आ सकता है, या आपको डायरेक्ट भी लिखा हुआ हो सकता है लेटस रेक्टम से। ठीक है, चलो आगे चलिए, आगे चलते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई ना, इतनी चीजें क्लियर है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। sin 2x की बात और है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। चलो जी आगे की बात मैं करता हूं आपके पास कि एक तो पैराबोला हो और एक ओरिजिन से पास होने वाली लाइन हो। एक तो परवलय है y² बराबर 4ax, और एक y बराबर आपके पास क्या है, mx एक लाइन है। y² बराबर 4ax और y बराबर mx, ये एक लाइन है। ये जो लाइन है इसकी लिमिटेशन है शुड बी पास थ्रू ओरिजिन। ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होनी चाहिए सर, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा होनी चाहिए, तभी अपन ये लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी ये जो लाइन है y बराबर mx, ये इस परवलय के ऊपर मूल बिंदु से पास होनी चाहिए। मान लो कि ये तो पैराबोला हुआ आपका, ये तो परवलय हुआ, और ये जो लाइन है, ये वाला जो पॉइंट है 0,0 है, और y बराबर mx जो लाइन आपके पास है वो ये वाली लाइन है। और आपको जो एरिया पूछा है एक्चुअल के अंदर, ये वाला एरिया आपको पूछा है, ये वाला एरिया पूछा है। तो ऐसे केस में सर ये जो एरिया आपके पास होता है ना, वो एरिया होता है आपका 8/3a²/m³, 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 ये आपके पास एरिया होगा। इस पार्ट का जो एरिया होगा, ऐसी शेप जब बन जाती है, y बराबर mx तो एक लाइन है, c नहीं होना चाहिए, y बराबर mx ही, y बराबर mx एक लाइन है, y² बराबर 4ax आपके पास पैराबोला है। उससे बाउंडेड रीजन जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 8/3a²/m³ होगा। क्या होगा, 8/3a²/m³ होगा। इतनी चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए बेटा, है ना, इतनी चीज़ आपके समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे ये वाला एरिया काउंट करते हैं। ठीक है ना, ये वाला एरिया हम कैसे काउंट करते हैं, इतनी चीज़ समझ में आई। एक बार क्लियर करो, मुझे एग्री करो फटाफट से, ये वाली चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ। ये वाली चीज़ आपके समझ में आई या नहीं आई, फटाफट से बताओ। ये वाला समझ में आया, क्लियर। चलो भाई आगे चलते हैं। कई बार बच्चा आपको 2 पैराबोला दे दिए जाएंगे, कई बार 2 पैराबोला। एक तो है सर आपके पास y² बराबर 4ax, क्या y² बराबर 4ax, और एक है आपके पास x² बराबर 4by, y² बराबर 4ax और x² बराबर 4by। ऐसे केस में सर जो पैराबोला बनता है, एक पैराबोला तो बनता है x एक्स की साइड ओपन होने वाला, क्या x एक्स की साइड ओपन होने वाला, एक बनता है आपके पास y एक्स की साइड ओपन होने वाला। ठीक है, और इन दोनों से जो बाउंडेड रीजन आपके पास है, इन दोनों से बाउंडेड रीजन जो आपके पास है, अगर ये पूछ लिया जाए, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है सर 1/3 4a इंटू 4b, 4a इंटू 4b/3। ये आपके पास क्या आ जाता है, इन दोनों से बाउंडेड रीजन जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो ना, वो एरिया अपन इस तरीके से काउंट करते हैं 1/3 4a इंटू 4b, 1/3 4a इंटू 4b। इसको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ये होगा आपके पास क्या 16ab/3, क्या 16ab/3। मतलब इस पैराबोला में यहाँ वाला पार्ट उठाओ और इस पैराबोला में यहाँ वाला पार्ट उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 का डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है,
बेटा डायरेक्ट याद रखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट हालांकि मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप उसका इंटीग्रेशन करने के अंदर मात खा जाओगे, ठीक है ना, हाँ मात खा जाओगे। चलो बेटा एक चीज़ एक और मैं आपको बता देता हूँ, 8 फॉर्म पे जाइए, फॉर्म नंबर 8। अगर आपके पास एक लाइन है x अपॉन ए प्लस का y अपॉन बी बराबर आपके पास 1, x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी बराबर 1, इस लाइन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन दे रखी है और कोऑर्डिनेट एक्सिस आपके पास दे रखी है, उनसे बाउंडेड रीजन का एरिया, बाउंडेड रीजन का एरिया आपके पास क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। बाउंडेड रीजन का एरिया क्या होगा, एक तो लाइन है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर 1 और ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में एक ट्राइंगल बनाती है, उस ट्राइंगल का एरिया। सर इस लाइन का जब आप डायग्राम बनाने जाओगे तो इस लाइन का जो डायग्राम होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट तो सर 0,0 है, ये वाला पॉइंट आपके पास a,0 है, ये वाला पॉइंट आपके पास 0,b है, ठीक है। और इस पार्ट का अगर आप एरिया काउंट करने जाओगे तो बिल्कुल बेसिक सी बात है यार ये कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ये आपके पास डायरेक्ट इसका एरिया आ जाता है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, डायरेक्ट आपको एरिया काउंट करना है। बेटा 90% क्वेश्चन के अंदर तो मैं आपको बिना इंटीग्रेशन के ही इंटीग्रेशन सिखा दूंगा, बिना इंटीग्रेशन के ही इंटीग्रेशन, लॉजिक से, लॉजिक क्लियर, इतना है, इतना तो क्लियर हुआ। बिना इंटीग्रेशन के एरिया काउंट करना सिखा दूंगा, और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे क्या है। हाँ तो ये लॉजिक है, ये लॉजिक है। अभी आओ इन्हीं के बेस पर मैं आपको क्वेश्चंस भी कराता हूँ, है ना, इन्हीं के बेस पे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा पहला नमूना आपके सामने पेश करता हूँ, पहला नमूना आपके सामने पेश करता हूँ, जवाब देना आप लोग। देखिए क्या होगा आपके पास। चलो बच्चा आपके पास लिखा हुआ है सर y² बराबर 8x और इसके नाबिलम से गिरा हुआ और इसके लेटस रेक्टम, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटस रेक्टम वाला है, लेटस रेक्टम से बाउंडेड रीजन आपको निकालना है। चलो जी बताओ, लेटस रेक्टम मतलब नाभिलंब से गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, नाभिलंब, ये परवलय और नाभिलंब, परवलय और नाभिलंब से गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, परवलय और इसके नाभिलंब से गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा, कमेंट करके बताओ, देखें, है ना। चलो जी बताओ, हाँ जी बताओ 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 फटाफट से बताओ मुझे क्या होगा। ये परवलय है और इसके नाभिलंब से गिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा। कि सर कोई भी पैराबोला जब होता है ना, चलो इसको आप कॉन्सेप्ट से भी समझ लो, y² बराबर 8x जो होता है ये बनता है सर x अक्ष की साइड ओपन होने वाला, ये x अक्ष की साइड ओपन होने वाला पैराबोला। दूसरा सर यहाँ पे जो आपके पास होता है वो होता है 4a बराबर क्या, 4a, तो 4a बराबर है सर 8 और a बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। इसका मतलब आपके पास ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 2,0 और आपको जो एरिया काउंट करना है वो ये वाला एरिया आपको काउंट करना है, ठीक है, ये वाला एरिया काउंट करना है। तो अगर आप इसको कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे तो 0 से लेकर 2 तक आप इंटीग्रेशन कर दो, क्या 0 से लेकर 2 तक, स्लिट आपको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आप डायरेक्ट अगर इंटीग्रेशन से करना चाहो 0 से लेकर 2, स्लिट मैंने x अक्ष पे ली है तो वैल्यू रखूंगा मैं y की, y इंटू डी एक्स, और दोनों साइड का काउंट करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। y की वैल्यू अगर आप रखने जाओगे तो 8 का अंडर रूट करो, 8 का अंडर रूट कितना होगा कि सर 2√2, क्या होगा 2√2, और वैल्यू रखोगे x की तो √x, इसका इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर 2 की लिमिट, ठीक है, इसका सोल्व कर लो तो इससे भी आंसर आ जाएगा। और मैंने आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया, डायरेक्ट आंसर क्या होगा, डायरेक्ट होगा 8/3a², ये होगा आपका, है ना, 8/3a²। तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 जब आप यहाँ पे रखोगे तो 32/3 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, है ना। ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है सर, एग्जामिनर्स का, मानो न मानो ये एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन है। नाभिलंब से रिलेटेड एरिया आपको पूछ ही लिया जाता है बेटा, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया, हाँ 32/3 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और बताइएगा। जैसे मान लो कि आपको ऐसा दे दिया मैंने x² - 32y, x² - 32y, और मैंने दे दिया इसका लेटस रेक्टम दे दिया, ये जो आपके पास पैराबोला है इसका नाभिलंब और y एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, नाभिलंब और y एक्सिस से बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, बताओ फटाफट से, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन,
बाई रीजन। बताओ कितना होगा आपके पास। मैंने क्या क्या दिया है, ध्यान से सुनना। ये दिया है मैंने आपको एक्स स्क्वायर माइनस 32y बराबर 0, इसका नाबिलम और वाई एक्सिस। अब लगाओ दिमाग, देखें अब दिमाग लगाओ सर, क्या होगा आपके पास, कैसा तो ये पैराबोला बनेगा, कैसे आपको रीजन काउंट करना है चलो जी बताओ। बोलो 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 फटाफट से। 144/3 बच्चे ने जवाब दिया, आदित्य ने 256/3 दिया है। क्या बात है, सबके अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं, सबके ही अलग अलग आंसर। एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। बच्चा देखो तो सही, ये जो पैराबोला आपके पास है एक्स स्क्वायर बराबर आपका क्या है 32y है, क्या है एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास है 32y, इसका आपको एरिया काउंट करना है। तो 32y, इसका मतलब y की पावर कम है, और y की पावर अगर कम है तो ये y की साइड ओपन होने वाला पैराबोला बनेगा, ऐसा पैराबोला। समझ रहे हो बात को, ये ऐसा पैराबोला। इसका लेटस रेक्टम नाबिलम कहाँ से पास होता है, a,0 से। सर ये वैल्यू होती है 4a की, 4a बराबर कितना है 32 है, तो सर a बराबर कितना आएगा 8। इसका मतलब सर ये जो पॉइंट आपका होता है नाबिलम वाला पॉइंट, ये होता है 0,a, मतलब 0,8 आपके पास ये वाला पॉइंट मिलेगा। सर आपको जो एरिया काउंट करना है उसके अंदर अनोखी चीज जो दे रखी है वो है वाई एक्सिस। इसका मतलब आपको जो एरिया काउंट करना है टोटल, वो सर कौन कौन सा काउंट करना है, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाला कर्व और एक ये वाला कर्व। आपको जो एरिया काउंट करना है, एक्सिस को बीच में फंसा दिया, एरिया तो सिमेट्रिक था लेकिन एक्सिस को बीच में फंसा दिया, तो एक साइड का ही एरिया काउंट करेंगे। और एक साइड का एरिया क्या होता है, एक साइड का एरिया होता है सर 4/3a²। क्या होता है 4/3a² होता है। यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है कितनी है 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा 4/3 × 64 आ जाएगा। सोल्व कर लो, आपके पास क्या आंसर आता है, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हाँ 256/3 और काफ़ी बच्चों के जो आंसर मैं देख पा रहा हूँ, उन बच्चों ने जो आंसर दिए हैं 512/3 दिए हैं। वो किसके अकॉर्डिंग दिए हैं, ये है कॉन्सेप्ट की मिस्टेक। यहाँ पे बेटा जब दोनों साइड का एरिया आपको काउंट करना होता ना, वो होता 512। मैंने क्या कहा था आपको कि सिमेट्रिक ये वाली x अगर बीच में आ गई तो एक साइड का ही काउंट करना है। मैंने कहा था कि एक अगर ये बीच वाली लाइन सिमेट्रिक, इसके इधर और इसके इधर सिमेट्रिक पार्ट अगर हो और बीच वाली लाइन का जिक्र कहीं कर लिया जाए, तो ऐसे केस में एरिया अपन एक साइड का ही काउंट करते हैं। क्या एरिया अपन एक साइड का ही काउंट करते हैं। 256/3 क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ, चलो आगे बढ़िए फिर, और आगे बढ़ते हैं और हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, है ना। चलो जी, एक और नमूना आपके सामने मैं पेश करता हूं, जवाब देना। देखें क्या आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है। बच्चा आपको ऐसा दे रखा है y बराबर 2x+3, y बराबर 2x+3 का निर्देशी अक्षों के साथ में, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया आपको बनाना है। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया आप बताओ कितना होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो ट्राइंगल बनता है उसका एरिया क्या होगा। y बराबर 2x+3 आपके पास एक लाइन है। अच्छा, एक साइड का काउंट करना है बेटा। जो सिमेट्रिक शेप आपके पास, मैंने इसका रीजन हालांकि बता दिया है। जैसे मान लो कि ये कोई कर्व है आपके पास और आपको एरिया ऐसा लग रहा है कि दोनों साइड का एरिया अपने को काउंट करना है, तो जरा ये सोचना कि इसके बीच में इसको दो पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन की इक्वेशन कहीं दे रखी है क्या। तो आप जब देखोगे, अगर इसमें आपको x एक्सिस के बारे में बता दिया, अगर x के बारे में बता दिया तब तो आप एक साइड का ही काउंट करोगे। अगर x के बारे में नहीं बताया है, अगर x नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, तो दोनों साइड का एरिया काउंट करोगे। ठीक है, चलो जी, आंसर आया भाई, बताओ फटाफट से क्या होगा। बच्चा ये लाइन जो आपके पास बनेगी ना, ये वाली लाइन, चलो कैसे भी मान लो, एक चुअल के अंदर ये वाली जो लाइन है, किसको आप ऐसा मान लो, ऐसी लाइन बनेगी। और ऐसी लाइन के अंदर आपको ये वाला एरिया क्या करना है, काउंट करना है। ये वाला एरिया अक्षों के साथ में बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे केस में कोई लाइन का अक्षों के साथ में कोई जो चक्कर चलता है वो इस तरीके से आपके पास चलेगा। आप इसके अंदर डायरेक्ट काउंट कर सकते हो। कैसे करें सर, इसको काउंट करने के लिए आप ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालो, इतनी कितनी डिस्टेंस है, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी है ये निकालो। सर ये डिस्टेंस पता करने के लिए y बराबर 0 रख दो। y बराबर जब आप 0 रखोगे तो x बराबर आएगा क्या, -3/2। लेकिन इसको मोड में लेके पॉजिटिव ले लो आप, तो ये वाली डिस्टेंस होगी 3/2।
ये वाली हाइट अगर आपको लानी है तो x बराबर 0 रख दो, और x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आएगा 3। तो सर ये जो हाइट है वो कितनी आएगी 3। तो सर इस पाथ का जो एरिया होगा, इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो होगा आपका 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब आपके पास जो एरिया आएगा वो आएगा 9/4। क्या आएगा 9/4 आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 9/4 आएगा। क्लियर हुआ? क्लियर? हाँ भाई बताओ फटाफट से, इतनी चीज़ें क्लियर है क्या? फटाफट से बताओ इतनी चीज़ें क्लियर है? हाँ 9/4 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। चलो बच्चा और आगे बढ़ते हैं आपको दे रखा है सर y बराबर मोड x, क्या y बराबर मोड x और x बराबर 3, y बराबर मोड x बराबर 3 से गिरा हुआ क्षेत्रफल ज्ञात करो। से बाउंडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, से बाउंडेड रीजन का आपको निकालना है एरिया, बाउंडेड रीजन का एरिया आपको निकालना है। बताओ फटाफट क्या होगा। y बराबर मोड x बराबर 3 आपके पास दे रखा है, इससे बाउंडेड रीजन का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सर सबसे पहले हमारी सोच ये है कि y बराबर मोड x का ग्राफ कैसे बनता है। तो y बराबर मोड x का जो कर्व बनता है ना सर, y बराबर मोड x का कर्व ऐसा बनता है। y बराबर मोड x का कर्व आपके पास कुछ ऐसा बनता है कि सर इसमें x बराबर 3 कहाँ है। सर x बराबर 3 ये रहा, ये वाली लाइन है x बराबर 3। इधर जो लाइन होती है ना पॉजिटिव साइड में इस मोड के अंदर वाली, इसको बोला जाता है y बराबर x, और नेगेटिव पार्ट में जो लाइन होती है सर वो होती है y बराबर -x। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है 3,0। तो आपको जो एरिया काउंट करना है वो ये वाला एरिया काउंट करना है, ये वाला एरिया काउंट करना है। अब यार इस एरिया के अंदर अगर आप इंटीग्रेशन लगा रहे हो, जब आपको पता है लॉजिक अगर पता है फिर इंटीग्रेशन लगा रहे हो तो मूर्खता बता रहे हैं भाई अपन। ऐसे केस में आप इंटीग्रेशन से करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बात यह है कि स्मार्ट वे से क्वेश्चन को किया जाए। अगर आप यहाँ पे स्लिट लेते हो, ये वाली स्लिट आपके पास है, इसकी विड्थ कितनी है dx है, तो सर आप कर सकते हो ये स्लिट स्टार्ट हो रही है 0 से और कहाँ तक जा रही है 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, और x पे स्लिट लिया है तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, और y की वैल्यू क्या है x। तो इसका मतलब आप x का इंटीग्रेशन कर दो, x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर 3 तक कर दो, इससे राइट आंसर आ जाएगा। दूसरी बात स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाए। स्मार्ट अप्रोच ये है, ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इस ट्राइंगल के अंदर इतनी जो बेस है इसका वो तो कितना है 3, और हाइट निकालने के लिए ये कर्व जो आपका है y बराबर x, ये वाली वैल्यू है x की, इस x की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट करो। इसका मतलब x की वैल्यू पुट करोगे तो y बराबर 3, ये जो पॉइंट आएगा 3,3 आएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है सर वो भी कितनी आएगी 3। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब राइट आंसर 9/2 आ जाएगा। चाहे आप इंटीग्रेशन से करो चाहे डायरेक्ट करो, आंसर आपके पास 9/2 आएगा। ये स्मार्ट अप्रोच है, स्मार्ट अप्रोच है। क्वेश्चन के अंदर स्मार्ट अप्रोच को कैसे समझे, बस यही तो ध्यान लगाना है आपको। कोई शेप बना के देखो, शेप अगर आपको डायरेक्ट दिख रही है, ट्राइंगल दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो, है ना। इंटीग्रेशन क्यों करो, डायरेक्ट आप इस तरीके से कर दो। ठीक है, चलो बच्चा और क्वेश्चन कराता हूं आपको, और क्वेश्चन करिएगा। बच्चा आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि x² प्लस y² बराबर आपके पास लिखा हुआ है 25, x² प्लस y² बराबर 25 लिखा हुआ है, और y बराबर x इन दोनों के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपको निकालना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, फटाफट से बताओ। x² प्लस y² बराबर 25 और y बराबर x के साथ में बनने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया, दिमाग लगाना थोड़ा सा अगर है तो 2 से मल्टीप्लाई, बेटा इसमें 2 से मल्टीप्लाई, एरिया तो बना के देखो आप, एरिया तो बना के देखो, 2 से मल्टीप्लाई करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ जी देख लो भाई। सर ये जो कर्व है बेटा, सबसे पहला है कि अपने को डायग्राम समझ में आए क्वेश्चन के, बिना डायग्राम के क्वेश्चन को हम नहीं कर पाएंगे। सो x² प्लस y² ये तो क्या है आपका, एक सर्किल है। क्या है, सर्किल है। और ये क्या है, आपके पास एक लाइन है, और ये लाइन कहाँ से पास होती है, मूल बिंदु से। चलो इसकी शक्ल बनाते हैं, और इसकी जो शक्ल कुछ बनेगी वो ऐसे ऐसे बनेगी। देखो भाई दिख रही है क्या, ये तो आपका है सर सर्किल, इसमें ये वाला पॉइंट है 0,0, और ये वाला पॉइंट जो है सर वो है आपका 5,0। जब आप देखोगे ये तो सर्किल का ग्राफ बन गया। ये है y बराबर x, और y बराबर x होता है लाइन कहाँ से पास होती है,
मूल बिंदु से गुजरने वाली, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन है। कैसे पता चला गुरुजी की मूल बिंदु से गुजरती है? जिसमें कांस्टेंट नहीं होता, जिसमें कांस्टेंट नहीं होता वो मूल बिंदु से गुजरने वाली लाइन होती है सर। तो कांस्टेंट है नहीं सर। और फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया कौन सा दिख रहा है आपको भाई बताओ? इन दोनों के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट का, दोनों के बीच में होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। आपको शायद ये दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? ये वाला एरिया, आपको ये वाला एरिया काउंट करना है। लेकिन इसको मैं स्मार्ट अप्रोच से करूंगा, इस क्वेश्चन को स्मार्ट अप्रोच से करेंगे। और वो क्या है बेटा, लाइन की जो इक्वेशन होती है, लाइन की इक्वेशन में y बराबर mx, ये लाइन की इक्वेशन होती है। तो इस x की सिंगल पावर का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? स्लोप। क्या होता है? स्लोप। और ये जो स्लोप होता है क्या? m, ये होता है टेन थीटा के बराबर। क्या? टेन थीटा के बराबर। सेम अप्रोच यहाँ पे, क्या इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो क्या आप? कि सर यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1, इसका मतलब 1 के इक्वल है टेन थीटा, और 1 के इक्वल टेन थीटा है, इसका मतलब थीटा बराबर क्या है? 45 है। थीटा बराबर 45 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल आपके पास बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अरे आई क्या बात समझ में? ये जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे लिखता तो आप समझ जाते। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखता, मैं यहाँ पे एंगल बनाता 45, बात वो की वही तो है। अरे इसको थोड़ा सा रोटेट कर लो, देखो ऐसी शेप बनेगी। तो अगर मैं पूछता कि ये वाला एरिया बताओ बच्चा, ये वाला एरिया बताओ, तो आप डायरेक्ट मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं कि सर फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्या? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। इसका मतलब सर आपके पास आ जाएगा 45 अपॉन 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितनी है? रेडियस है सर इसकी 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब आप इसको कैंसिल करोगे ऐसा, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा आंसर जो आएगा आपके पास क्या आएगा? 25 पाई बटे 8। 25 पाई बटे आपके पास इस क्वेश्चन का m की वैल्यू पुट कर दो। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ जी, आया कि नहीं आया बताओ फटाफट से, आया कि नहीं आया? ये वाली चीज आपके समझ में आई? 25 पाई बटे 8 आपके पास इसका एरिया आएगा। 25 पाई बटे 8 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। आया समझ में? अब यार यहाँ पर लाइन के अंदर ये जो एंगल है ना वो आपको अलग अलग टाइप से दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ समझो। जैसे एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। चलो जी, ये वाला क्वेश्चन करना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका है 64 दे रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 और वाई बराबर आपको दे रखा है √3x से बाउंडेड रीजन का एरिया आपको काउंट करना है। बताओ जी फटाफट से, बाउंडेड रीजन जो आपके पास होगा वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 64 और वाई बराबर √3x, वाई बराबर √3x से बाउंडेड रीजन का आपको बताना है एरिया। हाँ जी बेटा, लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से आ गया एरिया है? चलो भाई बताओ फटाफट बताओ, ये इलिप्स है या सर्किल? तो भाई साहब आपको जाना पड़ेगा पहले 11th क्लास के अंदर है, 11th क्लास के कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर आना पड़ेगा यहाँ पे। चलो बताओ बच्चा क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर? बेटा केवल आपको एंगल देखना पड़ेगा। एंगल देखो काम आपका हो जाएगा, है ना? एंगल देखो काम आपका हो जाएगा। आप जब यहाँ पे देखोगे कि सर यहाँ पर एक तो बन रहा है क्या? सर्किल। एक तो बन रहा है आपका सर्किल, ये बन रहा है आपका सर्किल, और एक आपके पास y बराबर √3x है। इसका मतलब ये है आपके पास ऐसी रेखा जो कितना डिग्री एंगल बनाती है? 60 डिग्री एंगल बनाती है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर m बराबर कितना है? √3, m बराबर है √3 और m बराबर होता है टेन थीटा, m बराबर होता है टेन थीटा। इसका मतलब थीटा बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आएगा? 60 डिग्री। तो अगर ये थीटा बराबर 60 डिग्री आ गया तो एरिया जो आपको निकालना है वो ये वाला एरिया निकालना है। अरे बात समझ में आई? तो इसका मतलब होगा सर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है? ये आर स्क्वायर ही होता है डायरेक्ट ही। लो जी अब कर लो बात, ये इससे कटा सर, ये इससे कट गया 6, तो इसका मतलब सर 32 पाई बटे 3। अब आप इंटीग्रेशन से करना चाहो आपकी इच्छा, इंटीग्रेशन से करना चाहो आपकी इच्छा, है ना? 32 पाई बटे 3 आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आएगा। स्मार्ट अप्रोच से काम करो, फायदा। स्मार्ट अप्रोच से काम करो, आपका फायदा है।
इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन हो जाते हैं, इंटीग्रेशन से भी करना पड़ता है, इंटीग्रेशन में बहुत लेंथी हो जाता है ये क्वेश्चन। आया 32π/3 क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलो जी आगे बढ़िए और कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। चलो जी, चलो बच्चा ये क्वेश्चन आपके पास है y² बराबर तो है सर आपके पास 8x और एक आपके पास है x² बराबर 16y, ऐसा है। से बाउंडेड रीजन क्या होगा? इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया आपको बताना है क्या होगा, बताओ फटाफट से। इन दोनों से बाउंडेड रीजन का एरिया आपके पास क्या होगा? y² बराबर 8x है और x² बराबर आपके पास है 16y, तो फटाफट से बताओ एरिया क्या होगा। बताओ 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 फटाफट बताओ एरिया क्या होगा, इसका एरिया बताओ कितना आएगा। हाँ बच्चा ध्यान दीजिए, बाउंडेड रीजन आपको बताना है। ये दो कर्व आपके पास बनेंगे कि एक तो सर आपके पास एक्स एक्सिस की साइड ओपन होने वाला पैराबोला और एक जो आपके पास बनेगा वो बनेगा आपका वाई एक्सिस की साइड ओपन होने वाला पैराबोला, ऐसा। और आपको जो रीजन इन दोनों के बीच का ढूंढना है तो रीजन सर आपके पास ये होगा, ये वाला रीजन आपके पास होगा। और सर इस रीजन का जो एरिया हम काउंट करेंगे वो एरिया क्या होगा वो बताओ। तो सर इसका एरिया मैंने आपको डायरेक्ट याद कराया था, मैंने क्या कहा था 1/, ऐसा लिखाया था मैंने, ऐसा लिखाया था, याद है क्या? हाँ 4a इंटू फिर भी इस क्वेश्चन में यहाँ से उठाओ, इस पैराबोला में यहाँ से उठाओ, 3 का डिवाइड कर दो, 8 इंटू 16 बटे आपके पास कितना आ जाएगा 3। और ये आपके पास जब पैराबोला दोनों पैराबोला से रिलेटेड एरिया आएगा तभी काम करेगा, ध्यान रखना। दो पैराबोला आते हैं ना तभी ये वाला लॉजिक आपका काम करता है ना। दो पैराबोला आते हैं तभी ये लॉजिक आपका काम करता है, तो ये वाली चीज भी आप ध्यान रखना है ना, ये वाली चीज भी ध्यान रखना। चलो अब कुछ इंटीग्रेशन के सवाल में करवा देता हूं आपको। बच्चा आपको ऐसा दे रखा है y बराबर साइन x दे रखा है, y बराबर साइन x, एक आपको दे रखा है y बराबर कोस x और एक आपको दे रखा है से बाउंडेड से और y x बराबर 0, ऐसा x बराबर 0 से बाउंडेड रीजन आपको बताना है क्या होगा। से बाउंडेड रीजन आपको है बताना क्या है, बताओ। y बराबर साइन x, y बराबर कोस x और एक आपको दे रखा है x बराबर 0 से बाउंडेड रीजन आपको बताना है, वो बाउंडेड रीजन क्या होगा। सबसे पहली बात है कर्व का ग्राफ लोड करना। अगर जितना ग्राफ आपको समझ में आ गया क्वेश्चन उड़ा दोगे आप। चलो मैं बनाता हूं, देखो ग्राफ y बराबर साइन x आपके पास कैसा बनेगा। y बराबर साइन x का जो कर्व बनेगा वो आपके पास ऐसा ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है π/2 है। दूसरी बात आपके पास है y बराबर कोस x, y बराबर साइन x का मैंने बना दिया। y बराबर कोस x का जो कर्व आपका बनेगा वो कर्व आपके पास कुछ ऐसा ऐसा, ये तो है सर y बराबर आपके पास कोस x और ये है आपके पास y बराबर साइन x। और एक बात जो इस क्वेश्चन में छुपी हुई है वो है x बराबर 0 और x बराबर 0 का मतलब है सर y एक्सिस, क्या y एक्सिस। x बराबर 0 का मतलब है y एक्सिस। इसका मतलब जो छुपी हुई कहानी है वो ये है। चलो जी अब आपको बताना है इनसे बाउंडेड रीजन क्या दिख पा रहे हैं क्या आपको? अरे इनसे बाउंडेड रीजन क्या आपको दिख पा रहा है क्या, बताओ फटाफट से। कि सर इनसे बाउंडेड रीजन है ना, इन तीनों से बंधा हुआ एरिया, तीनों से बाउंडेड रीजन तो सर हमारे को ये दिख रहा है। अरे तीनों से बाउंडेड रीजन जो आपके पास है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। और इसका एरिया अगर आपको काउंट करना हो, इसका एरिया तो वो कहां से कहां तक होगा ये आप देख सकते हो। ये सर 0 से π/2 है, जहां पे दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे दो कर्व इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है, कैसे निकालते हैं, दोनों को सोल्व कर लो। कि सर दोनों को सोल्व करने जाएंगे, जब दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो एक तो आपके पास है सर साइन x, एक तो है सर साइन x, दूसरा है कोस x। तो इसका मतलब सर tan x बराबर आएगा 1, tan x बराबर 1 मतलब x बराबर कितना π/4 आएगा। बेटा बात आई है समझ में कि x बराबर π/4। तो सर ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ना, ये वाला पॉइंट ये है π/4 है, क्या है π/4 है। तो सर इसका एरिया हम काउंट जो करने जाएंगे वो है सर 0 से लेकर π/4 तक स्लिट। 0 से π/4 तक जब जाओगे तो इसका एरिया गेम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा 0 से π/4 में। लेकिन सर आप मुझे बताओ कि 0 से लेकर π/4 तक अगर आप जाते हो, सही बात है,
लेकिन सर जब आप इस ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन करते हो, इस ऊपर वाले कर्व का, तो इसके नीचे का पूरा एरिया काउंट होता है, इसका एरिया, इसके ऊपर वाले कर्व से नीचे का पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया काउंट हो जाता है, इसके नीचे का पूरा एरिया, ये डार्क वाला भी और ये लाइट वाला भी, ये पूरा एरिया काउंट हो जाता है। जबकि आपको क्या चाहिए कि जो रेड मार्क मैंने कर रखा है ना, उसी का ही एरिया में काउंट करूं। तो आप क्या करो, ऊपर वाले कर्व का इंटीग्रेशन करो 0 से π/4। ऊपर वाला कर्व कौन सा है, 0 से π/4 ऊपर वाला जो कर्व है आपके पास है वो है cos x। इसका एरिया हमने काउंट कर दिया, क्या, इसका एरिया, जिसके अंदर ये लाइट भी आ गया और ये डार्क दोनों आ गए, लेकिन ये लाइट वाला एक्स्ट्रा है, ये वाला जो पार्ट है ना ये एक्स्ट्रा है। इसको कैसे माइनस करें, तो उसको माइनस करने के लिए 0 से π/4 तक इस नीचे वाले कर्व का इंटीग्रेशन कर दो आप। तो इसका मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा हो गया। 0 से π/4 तक जो नीचे आपके पास है sin x का, ये आप क्या कर दो माइनस। तो इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा sin x। इस पर लिमिट अप्लाई कर दो 0 से π/4, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो ये होगा आपका माइनस का cos x। इस पर भी लिमिट अप्लाई कर दो 0 से π/4, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कल की क्लास के अंदर मैं आपका प्रैक्टिस सेशन रखूंगा। कल की क्लास में आप लूसेंट उठा के देख लो, RS अग्रवाल उठा के देख लो, जितने मैंने लॉजिक आपको बताया है ना उससे 90% क्वेश्चन तो आपके सोल्व हो जाएंगे। रही बात 10% क्वेश्चन की, तो कल मैं आपके लिए थोड़े से कॉन्सेप्ट जो बच गए इस टॉपिक के वो और क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और वो भी आपके फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन प्यार एंड सपोर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए बच्चा, प्यार एंड सपोर्ट में कमी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, प्यार एंड सपोर्ट, मेरा प्यार मुझे लौटा दे। ये क्लास सेव हो रही है, उसके बाद में कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। एक एक बच्चे का कमेंट रीड किया जाता है, चाहे किसी भी वीडियो पे आप करो, ठीक है। बस ये है कि कमेंट ज़्यादा होते हैं तो हम रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दे लीजिएगा इसका। मेरे जस्ट बाद में फिजिक्स की क्लास आपकी आ रही है, तो बिल्कुल फटाफट से थोड़ा सा फ्रेश होके फिर आ जाओ मैदान में। फिजिक्स में भी गर्दा उड़ने वाला है आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा। हाँ, हैप्पी रिपब्लिक डे, है ना। चलो आ जाओ फटाफट से। लव यू गाइज।